अध्याय 27 धन का निष्कासन। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 133। भारतीय धन की निकासी से आप क्या समझते हो, उसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर। धन की निकासी। भारत के धन का अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर था, जिसके बदले भारत को पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक अथवा भौतिक फल नहीं मिला। ऐसे धन को भारतीय राष्ट्रीय नेताओं तथा अर्थशास्त्रियों ने धन की निकासी की संज्ञा दी है। इस धन की निकासी को इंग्लैंड ने भारत से अप्रत्यक्ष रूप में भेंट अथवा अंशदान माना है। आर्थिक विकास की धारणा। वणिकवाद विचारधारा के अनुसार आर्थिक विकास उस समय होता है जब किसी देश से प्रतिकूल व्यापार संतुलन के फलस्वरूप सोने और चांदी का निकास होता रहे। प्लासी के युद्ध में पूर्व 50 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 2 करोड़ पौंड मूल्य का सोना चांदी इसलिए भेजा कि यह भारत की निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दे सके। इंग्लैंड के वणिकवादी शास्त्रियों ने कंपनी की इस व्यापारिक नीति की आलोचना की है। अंग्रेजी सरकार ने भी बहुत से ऐसे कानून बनाए और प्रतिबंध लगाए जिसमें भारत का माल पहुंचना कम हो सके। अन्य साधनों के अतिरिक्त 1720 ईस्वी में संसद में एक ऐसा कानून बनाया जिसके अधीन इंग्लैंड में भारतीय रेशमी तथा सूती कपड़ा पहनने वालों पर जुर्माना किया जाता था। प्लासी के युद्ध के पश्चात यह स्थिति उल्टी हो गई। इंग्लैंड का भारतीय अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार हो गया और भारतीय धन का इंग्लैंड की ओर प्रवाह होने लगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया, वह अधिशेष भारतीय राजस्व उनके हाथ लगना आरंभ हो गया। इस धन के विकास ने एक अन्य रूप धारण कर लिया। अब कंपनी के पास लगातार धन बरसने लगा जो कई स्रोतों से आता था। पहला, वह लाभ जो भारत में उत्पीड़ित भूमि कर प्रणाली से बचता था, बंगाल की स्थायी कर व्यवस्था। दूसरा, वह लाभ जो भारतीय मंडियों पर एकाधिकार नियंत्रण के फलस्वरूप व्यापार से होता था। तीसरा, वह बलपूर्वक धन की प्राप्ति जो कंपनी के अफसर भारत में प्राप्त करती थे। चौथा, वह मोटे मोटे वेतनों के रूप में प्राप्त किया हुआ धन जो संसार में किसी भी वेतनभोगी को वेतन के रूप में नहीं मिलता था। गवर्नर जनरल का वेतन 20,000 रुपया प्रति मास था। सैनिक पदाधिकारियों के वेतन समकालीन इंग्लैंड के पदाधिकारियों के कई गुना थे। यह सब अधिशेष धन कंपनी पुनः भारत में पूंजी के रूप में लगा देती थी, अर्थात यहाँ से निर्यात किए जाने योग्य पदार्थ खरीदकर बाहर भेज देती थी। इस पूंजी के प्रतिकार के रूप में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। यह व्यवस्था 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट से समाप्त की गई, जब कंपनी के व्यापारिक और क्षेत्रीय राजस्व को अलग अलग कर दिया गया। 1813 ईस्वी के पश्चात इस आर्थिक निकास ने अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया। कुछ अपवाद के शुरू के वर्षों को छोड़कर भारत का इंग्लैंड के साथ द्वितीय विश्व युद्ध तक प्रतिकूल व्यापार संतुलन ही बना रहा। इस निकास सिद्धांत का मुख्य पक्ष यह है कि भारत के राष्ट्रीय उत्पादन का कुछ भी भाग भारत की जनता के उपयोग अथवा पूंजी निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं था। वह केवल राजनीतिक कारणों के लिए इंग्लैंड में भेजा जा रहा था और भारत को उसके प्रतिकार के रूप में कुछ नहीं मिला। आर्थिक निकासी के तत्व। साम्राज्यी शासकों ने भारत की खाल उधेड़ने के सहस्त्रों ढंग अपनाए। भारतीय प्रशासन अंग्रेजों के हाथ में था। वह केवल इंग्लैंड के हित में चलाया जाता है। यह निकास निम्नलिखित रूप से था। पहला, गृह व्यय। गृह व्यय उस व्यय में था जो भारत राज्य सचिव था उससे संबद्ध व्यय के रूप में था।
1857 ईस्वी के विद्रोह से पूर्व यह गृह व्यय भारत के औसतन राज्य का 10 से 13% के रूप में होता था। 1857 ईस्वी के उपरांत यह बहुत बढ़ गया और 1897 से 1901 के बीच यह 24% हो गया। 1901 से 2 में गृह व्यय 1,73,60,000 था। 1020 से 25 के बीच यह गृह व्यय के मुख्य तत्व निम्नलिखित थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों का लाभांश। 1033 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान था कि कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व में से 1874 ईस्वी तक 6,30,000 पौंड वार्षिक दिए जाएंगे। 1074 ईस्वी में 45 लाख पौंड का ऋण लिया गया ताकि कंपनी के शेयर सरकार दुगुने भाव पर खरीद सके और इस ऋण का ब्याज चलता रहा। विदेश में मिल गए सार्वजनिक ऋण। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सिर पर 7 करोड़ पौंड ऋण चढ़ा लिया था, जो प्रायः उन युद्धों में लगाया गया जिनके द्वारा भारत ने कंपनी के क्षेत्रों का विस्तार किया, अथवा उन युद्धों में लगाया गया जो कंपनी की क्षेत्रीय लोलुपता का स्वरूप थे। अफगान, बर्मा, नेपाल। 1900 ईस्वी में यह सार्वजनिक ऋण की मात्रा 22 करोड़ 40 लाख पौंड थी। यह भी ठीक है कि इसमें से कुछ ऋण उत्पादक उद्देश्यों से लिया गया था, जैसे रेलवे, सिंचाई के लिए योजनाएं तथा अन्य सार्वजनिक कार्य। यद्यपि इसमें भी सभी रेलवे लाइनें उत्पादकता की भावना से नहीं बनाई गई थी। सर थियोडोर मॉरिसन ने अपने एक भाषण में भारत की आर्थिक संक्रमण में इस ओर ध्यान आकर्षित किया था कि रेलवे में पूंजी लगाने से भारत में एक अन्य उद्योग का आरंभ हुआ, जिसमें नियुक्तियों के अवसर उत्पन्न हुए हैं और भारत के लिए औद्योगिक समृद्धि का युग प्रशस्त हुआ है। इसी प्रकार यह भी कहा गया कि सिंचाई परियोजनाओं के प्रारंभ होने से भारत की अधिक भूमि अधिकार क्षेत्र में आ गई है और उत्पादन बढ़ा है और भारत को लाभ हुआ है। मॉरिसन के अनुसार भारत को यह ऋण सस्ती दर पर मिला, परंतु याद रहे कि रेलवे और सिंचाई परियोजनाएं मुख्य रूप से केवल इंग्लैंड के हित में ही बनाई गई थी। चूँकि इंग्लैंड का भारतीय अर्थव्यवस्था पर अधिकार था, इससे भारत का औद्योगिकरण नहीं हुआ, क्योंकि रेलों का सभी सामान इंग्लैंड में खरीदा गया, इंजन से लेकर माल ढोने के डिब्बे तक। न ही इससे देश में नियुक्तियों के अवसर बढ़े, अपितु इससे देश में बेकारी की समस्याएं और बढ़ गई, क्योंकि इंग्लैंड का बना सूती कपड़ा हर जगह मिलने लगा और स्थानीय बुनकरों का धंधा ठप्प हो गया। इसमें तो कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणी भी अशुद्ध निकली। सैनिक तथा असैनिक व्यय। इसमें वे सभी व्यय सम्मिलित थे जो अंग्रेजी पदाधिकारियों को पेंशन तथा अवकाश के लिए मिलते थे। इसके अतिरिक्त लंदन में स्थित इंडिया ऑफिस में संस्थापन तथा प्रचलन पर व्यय और ब्रिटिश युद्ध के सचिवालय को दिए जाने वाला व्यय भी सम्मिलित था। ये सभी व्यय इसलिए थे क्योंकि भारत विदेशी दासता के फंदे में जकड़ा था। इंग्लैंड में भंडार वस्तुओं की खरीद। भारत राज्य सचिव तथा भारत सरकार इंग्लैंड में करोड़ों रुपयों का माल सैनिक, असैनिक तथा समुद्री विभाग के लिए अंग्रेजी मंडियों से खरीदते थे। 1861 और 1920 ईस्वी के बीच मध्य व्यय गृह व्यय का 10 से 12% प्रति वर्ष होता था। दूसरा, विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज। भारतीय राष्ट्रीय आय से एक अन्य महत्वपूर्ण निकास तथा व्यक्तिगत विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज और लाभ।
20वीं शताब्दी में निजी क्षेत्र की बहुत सी पूंजी का भारत में निवेश किया गया। दोनों युद्धों के बीच में 30 से 60 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष बाहर जाता था। यह स्मरण रहे कि विदेशी पूंजीपति भारत के औद्योगिक विकास में रत्ती भर भी रुचि नहीं रखता था, अपितु उसने भारतीय औद्योगिक विकास के रास्ते में हर संभव रूप से रुकावट डाली और भारतीय साधनों का अपने हित के प्रयोग किया। तीसरा, विदेशी बैंक, इंश्योरेंस, नौवहन कंपनियां। बैंक, इंश्योरेंस और नौवहन कंपनियों ने भारत से करोड़ों रुपया लाभ के रूप में कमाया। इस धन को ले जाने के अतिरिक्त इनकी सबसे बड़ी देश को की जाने वाली हानि यह थी कि इन सब कंपनियों ने भारतीय कंपनियों को पनपने नहीं दिया। धन के विकास का आर्थिक प्रभाव। दादाभाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है और भारत के निर्धनता का मुख्य कारण बताया। उनके अनुसार इंग्लैंड भारत का लहू चूस कर उसे समाप्त कर रहा है। 1905 में सुंदरलैंड को लिखे गए एक पत्र में उन्होंने कहा, भारत की अवस्था बहुत बुरी है। उसकी स्वामी और दास की अवस्था नहीं है, परंतु उससे भी गिरी हुई है। यह एक ऐसे लूटे हुए राष्ट्र की अवस्था है जहां लुटेरा लगातार लूट रहा है और फिर साफ बचकर निकल जाता है। भारत में अंग्रेजों के पूर्व भी लुटेरे आते रहे, परंतु वे लुटेरे लूटकर चले जाते थे। परंतु यह लुटेरा तो सिर पर बैठा हुआ है। पुराने मध्ययुगीन लुटेरों की और अंग्रेजी लुटेरों की तुलना करते हुए एक अन्य आलोचक ने कहा, पुराना लुटेरा केवल धनी आदमी की दुकानों को लूटता था। यहाँ धन एकत्रित होता था और छोटे ग्रामों और झोपड़ियों को नहीं लूटता था। उसकी तुलना में साम्राज्यी लुटेरा सबसे छोटे, सबसे गरीब और दूर क्षेत्रों में भी पहुंच गया है और इस प्रकार अंग्रेजी शोषण की पद्धतियां कम कष्टदायी तो अवश्य है, परंतु है अधिक पक्की और वे रक्त चूसने के नाई है। इस धन के निकास के कारण देश में पूंजी एकत्रित नहीं हो सकती, जिससे देश के औद्योगिक विकास की गति बहुत धीमी हो गई। भारतीय धन का इंग्लैंड को निकास होने से इंग्लैंड में औद्योगिक विकास के साधन तथा गति बहुत बढ़ गई, विशेषकर क्रांति के दिनों में। इसका अधिक घिनौना पक्ष यह भी था कि यही धन पुनः भारत में पूंजी के रूप में लगा दिया जाता था और भारत का शोषण निरंतर बढ़ता जाता था। दादाभाई नौरोजी ने एक बार कहा था, भारत का धन बाहर जाता है और फिर वही धन भारत में ऋण के रूप में आता जाता है और इस ऋण के लिए और अधिक ब्याज। इस प्रकार यह ऋण कुचक्र सा बन जाता है। इस धन के निकास से भारत के रोजगार तथा आय के संभावनाओं पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आर.सी. दत्त ने एक भारतीय कवि की इस उपासना का उल्लेख किया था कि जिसमें भारत राजा का अपनी जनता से अधिक कर ग्रहण करना सूरज का पृथ्वी से उस पानी के प्राप्त करने के समान होता है जो वह वर्षा के रूप में पुनः भूमि को देता है। परंतु यहाँ तो सूरज पानी भारत से ग्रहण कर वर्षा केवल इंग्लैंड को ही देता है। नौरोजी ने नैतिक निकास की ओर भी संकेत किया है, जिससे तात्पर्य यह था कि भारतीय लोगों को उनके देश में भी विश्वास तथा उत्तरदायी पदों से बाहर रखा जाता है। उन्होंने लिखा, आत्मा तथा बुद्धि का चातुर्य और श्रेष्ठता जो प्रकृति सभी देशों को देती है, भारत के लिए एक खोया हुआ देश है। इसलिए प्रशासन की आधुनिक प्रणाली के अधीन भारतीय जाति का 3 रूप में वास हो रहा है। हाल ही में कुछ विद्वानों ने इस निकास सिद्धांत की कुछ परिकल्पनाओं पर प्रश्न उठाया है। रानाडे ने भारत के आर्थिक पिछड़ेपन के समाजशास्त्रीय
कारण दिए थे, उन्हें फिर दोहराया गया। मॉरिसन डी मॉरिस ने भार्गववादी सिद्धांत पर अधिक बल दिया है और कहा है कि इंग्लैंड की भूमिका ने एक चौकीदार का आरक्षण दिया, एक तर्कसंगत प्रशासन दिया है और कहा है कि सामाजिक छात्र छाया की जिसके आधार पर आर्थिक विकास के होने की संभावना थी। भारतीय विद्वानों ने विदेशी पूंजी की दुरुपयोग और कम उपयोग की ओर संकेत किया है और यही दर्शाया है कि साम्राज्यी प्रशासन जानबूझकर देश को कम विकास की ओर ले जा रहा है। धन प्रवाह के परिणाम। भारत में धन प्रवाह के व्यापक परिणाम हुए। इन परिणामों से भारत आज तक मुक्त नहीं हो सका है। धन प्रवाह से हुए प्रमुख कारण निम्नवत थे। पहला, धन निष्कासन ने इंग्लैंड में औद्योगिक विकास को गतिशील किया। ताराचंद के शब्दों में, इंग्लैंड का महान औद्योगिक ढांचा भारत के उत्पादकों के विनाश पर प्लासी के युद्ध के पश्चात खड़ा किया गया। इंग्लैंड में औद्योगिकरण तीव्र होने से भारत से और अधिक कच्चा माल भेजा गया, अतः भारत का औद्योगिक शोषण बढ़ा। दूसरा, पूंजी की बड़ी मात्रा में निर्गत होने के कारण भारत के विकास के लिए पूंजी एकत्र न हो सकी, अतः भारत में गरीबी बढ़ती गई। तीसरा, भारत से निर्गत धन से ही अंग्रेज भारत के उद्योगों पर एकाधिकार स्थापित करते चले गए, अतः भारतीय उद्योग भी भारतीयों के हाथों से निकल गए। चौथा, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाने के कारण भारतीय सामाजिक व राजनीतिक रूप से भी दुर्बल होते गए, जिससे भारतीयों में गुलामी की मानसिकता को बढ़ावा मिला। पांचवा, भारत का धन बाहर जाता और फिर वही धन भारत में ऋण के रूप में आ जाता और इस ऋण के लिए और अधिक ब्याज, एक प्रकार यह ऋण का चक्र सा बन जाता था। इस प्रकार भारत से निरंतर धन प्रवाह ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को छत-विछत किया, वरन भारतीयों को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से भी प्रभावित किया। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 134, धन प्रवाह के परिणाम लिखिए। उत्तर। धन प्रवाह के परिणाम। पहला, भारत का निर्धन होना। दूसरा, पूंजी का निर्माण न होना। तीसरा, भारत में बेकारी बढ़ना। चौथा, इंग्लैंड का औद्योगिकरण। पांचवा, नैतिक विकास। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनिए। पहला, आर्थिक निकासी का निम्न में से क्या तत्व है? अ, गृह व्यय। ब, ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारी का लाभांश। स, विदेशों में लिए गए सार्वजनिक ऋण। द, उपर्युक्त सभी। दूसरा, दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी को संज्ञा दी। अ, गरीबों की गरीबी। ब, अनिष्टों का अनिष्ट। स, बुरे से बुरा। द, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, पहले का द, दूसरे का ब।